हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रॉम बेसिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स आफ्टर एंडिंग द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम 1772। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो रॉबर्ट क्लाइव की डुअल गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रॉबैक्स उसके अंदर थे, उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट बंगाल की पब्लिक पर था। तो इस वजह से वहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिशियल ही था जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल था, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। उसे वहाँ पर अपॉइंट किया गया था। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ जानने की कोशिश करते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग कौन था। तो जो वॉरेन हेस्टिंग है वो गवर्नर ऑफ उसे बंगाल बनाया गया था 1772 में। जब उस वॉरेन हेस्टिंग ने देखा कि डुअल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश कंपनी को भी प्रॉफिट इतना नहीं मिल पा रहा है और वहाँ की जो पब्लिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर परेशान हो चुकी है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने उस सिस्टम को एंड किया और अपने कुछ नए रिफॉर्म्स वहाँ पर स्टैब्लिश किए थे। बाद में जो वॉरेन हेस्टिंग है उसे वहाँ पर गवर्नर जनरल, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का, जो बना था 1774 से 1785 तक। तो उसका जो मेन गोल था वो था कि एक तो ऑर्डर आए, ऑर्डर इन द सेंस कि हर चीज़ को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ पर स्टैब्लिश किया जाए, वहाँ पर डेवलप किया जाए। दूसरा ऑनेस्टी, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में हमने देखा था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स तक भी करप्ट हो चुके थे, वो अपना प्रॉफिट ही देखते थे, अपने बारे में ही सोचते थे, तो कंपनी को जो है वो लॉस हो रहा था। तीसरा कि ब्रिटिशर्स की जो एफिशिएंसी है वहाँ बंगाल के अंदर बढ़ाई जाए। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर रिफॉर्म्स की जो है वो नीड क्यों हुई। तो सबसे पहला कि करप्शन और कन्फ्यूजन हो गया था। जैसा हमने देखा था कि वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, नवाब्स भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल के अंदर नहीं था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने देखा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और करप्शन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो पहला रीज़न ये होता है कि रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पर करप्शन और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया था। दूसरा, नवाब जो है उनके पास कोई पावर नहीं था और कंपनीज जो है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहती थी, रेवेन्यू और पैसा कमाने में सोच रही थी, तो वो किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही थी। फिर रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा अनफेयर था, यानी कभी कोई 100 रुपये ले रहा है, कभी कोई 200 ले रहा है, कभी कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है। तो इस तरह से जो है वो रेवेन्यू जो कलेक्शन सिस्टम है वो भी सिस्टमैटिक नहीं था, सही नहीं था, अनफेयर था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको भी कंसिडर किया। और चौथा था कि जो पीपल वहाँ के हैं वो सफ़र कर रहे थे ब्रिटिश कंपनी की वजह से। वहाँ पर जो बंगाल में जो फेमाइन आया था तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, तो इस वजह से कई सारी चीज़ों को लेकर रिफॉर्म्स किए गए। तो हम एक एक रिफॉर्म्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब आपने देखा था कि दीवानी राइट्स जो है वो डुअल गवर्नमेंट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और निज़ामत राइट जो है वो नवाब्स के पास था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों ही राइट्स ब्रिटिश कंपनी के अंडर में कर दिए। यानी अब क्या होगा, अब नवाब के पास ना तो कोई पावर होगी ना कोई इनकम होगी, और नवाब्स को जो है वो पेंशन मिलेगी। जैसे बोलते हैं ना कि आप वहाँ पर रहो, आपको पैसा मिलेगा, बस आप उससे कुछ भी अपना यूज़फुल कोई भी सेना वेना कलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपको जो कुछ भी करना पड़ेगा वो कंपनी की परमिशन से ही करना पड़ेगा। तो नवाब्स के पास से उन्होंने सब कुछ ले लिया था। अब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर ही ब्रिटिशर्स जो हैं अब ट्रेडर्स से रूलर्स बन चुके थे। तो कंपनी के पास रियल और ओनली गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एक्ट कर रही थी बंगाल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अब नवाब थे, उन्हें हटाया नहीं गया, लेकिन अब ब्रिटिशर्स पर्दे के आगे आ चुके थे और नवाब्स पीछे हो गए थे। यानी मेजॉरिटी अब ब्रिटिशर्स की थी और माइनर्स में नवाब हो चुके थे।
तो नवाब्स के पास से सारा पावर, सारी इनकम, सब कुछ ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में कर लिया था। और जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था वो क्या हो गया था, सिंगल सिस्टम, सिंगल गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए थे हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहाँ पर वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर सके। पहले ब्रिटिशर्स सिर्फ रेवेन्यू, मनी और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि उनके पास दीवानी राइट था, और नवाब्स के पास में निज़ामत राइट था जहाँ पे उनको लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जस्टिस, ये सब काम करने थे। लेकिन क्योंकि अब वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों ही पावर ब्रिटिशर्स के पास कर लिए थे, तो उसने वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल सेटअप किए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपॉइंट किए who would collect revenue from the locals, who would collect and also maintain law and order in Bengal. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म क्या आता है, वो आता है रेवेन्यू रिफॉर्म्स, या लैंड, जो कि लैंड और टैक्स कलेक्शन से मिलता था। तो रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने अपने पास ले लिया। हेस्टिंग ने क्या, वहाँ पर इंडियन ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया, जो वो थे, एक आमिन्स था और एक ब्रिटिश सुपरवाइजर्स थे। तो ये दोनों क्या करते थे, इनका क्या रोल था, एक तो जो असेस करेंगे और टैक्स कलेक्ट, असेस करेंगे यानी कि किस तरह से टैक्स बनना चाहिए, कितना टैक्स लगाना चाहिए, किस फॉर्म में हमें टैक्स मिलेगा। तो ये सब जो है ये आमिन और ब्रिटिश सुपरवाइज़र का काम था, ये काम करने का। सेकंड, वो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे इनकम और एक्सपेंडिचर का, कि भाई हमारी इनकम देखो, वो पब्लिक का अभी तक बातचीत नहीं हो रही है, अभी तक पब्लिक से सिर्फ लिया जा रहा है, धीरे धीरे सेटअप किया जा रहा है। पहले एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हुआ, फिर पैसे से रिलेटेड हुआ। तीसरा काम आमिन्स और ब्रिटिश सुपरवाइज़र का था कि वो ईमानदारी से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखी थी कि प्रॉब्लम आई थी करप्शन की, है ना, ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी करप्ट हो चुके थे। तो अब वॉरेन हेस्टिंग ने ऐसे ऑफिशियल्स किए थे, ऐसे रूल्स निकाले थे कि कोई भी करप्शन नहीं कर पाता। इसी में आगे वॉरेन हेस्टिंग ने 5 ईयर सेटलमेंट सिस्टम निकाला था। उस सिस्टम के अंदर ये था कि जो कंपनी है उसके पास ये राइट है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, और जो हाईएस्ट बिडर होता था, ठीक है, वो जैसे बोलते हैं ना हम लोग बोली अगर लगाते हैं, तो किसी ज़मीन की बोली अगर लगी है तो जो सबसे ज़्यादा उसकी कीमत दे पाएगा वो ज़मीन उसकी हो जाती, चाहे वो ज़मींदार हो, चाहे वो कोई फार्मर ही क्यों ना हो। तो इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर लागू किया था, और ये बिडर जो सिस्टम था वो 5 ईयर्स के लिए ही एप्लीकेबल था। जैसे ही 5 साल पूरे हो जाते वो वापस से नई ऑक्शन करते। फिर दूसरा, जो पर्सन जीत जाता उसको एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल कंपनी को देना पड़ता। तो देखो अब धीरे धीरे कंपनी क्या कर रही है, लोगों को उल्लू तो बना रही है और साथ ही साथ उनसे पैसे भी ले रही है, कि उनको लालच दे रही है, अरे ये ज़मीन इतनी अच्छी है, इसकी बोली लगाओ, इसकी कीमत लगाओ। तो लोग सोचते अच्छी से अच्छी ज़मीन हमें मिलेगी, तो ज़मीन तो लोगों को दे ही रहा है, लेकिन उस ज़मीन के बदले वो क्या कर रहे हैं, हर साल उस पर एक फिक्स्ड अमाउंट जो है उनको पे करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर अच्छा खेती हुई, अच्छी फसल हुई, अच्छी बिक्री हुई उसकी, तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो पे कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो ज़मीन बंजर हो जाए, सही इनकम नहीं डेवलप हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ब्रिटिशर्स देखो किस तरह से अपना वेब सेट कर रहे हैं। उसके अंदर इस सिस्टम को क्या क्या कहा गया था, रेवेन्यू फार्मिंग या फिर ऑक्शन सिस्टम, क्योंकि बोली लग रही है ज़मीनों की, बिडर्स हैं। अब चाहे वो बड़े बड़े ज़मींदार हो, चाहे वो अच्छा कोई फार्मर हो जिसकी अच्छी इनकम है, खेती करके वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो हर कोई इस वेब के अंदर धीरे 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 फंसा जा रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया। उसका वो कलेक्टर्स जितने भी हैं उनको सुपरवाइज़ करता था, कि जहाँ से आप रेवेन्यू लोगे, जहाँ से लोगों से आप पैसे लोगे, टैक्स लोगे, उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से वो हमारे पास सेव किया जाएगा, उसका क्या यूज़ है। तो ये सब काम भी होने लग गए थे। फिर रिकॉर्ड्स, टोटल इनकम कितनी हुई उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। उसके बाद में कि कहीं करप्शन तो नहीं है, लोग ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं अपना या नहीं,
तो ये सारी चीज़ें भी बनना शुरू हो गई। देखो डुअल गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें नहीं थी, बिल्कुल भी सिस्टमैटिक चीज़ें नहीं थी, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, हर एक प्रॉब्लम को पहले उसने समझा, देखा, एनालाइज किया और उसके बाद धीरे 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 करके उसने हर एक चीज़ पर एक नया रिफॉर्म, एक नया स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया। क्योंकि रेवेन्यू जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, तो ब्रिटिशर्स वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा रेवेन्यू से रिलेटेड चेंजेस के ऊपर, रेवेन्यू से रिलेटेड डिसीजंस, रेवेन्यू से रिलेटेड रूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि उनके पास मनी से ही उन्हें पावर मिली थी। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, कलेक्शन रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, यानी जो भी उनको रेवेन्यू मिलता था ऑफिसर्स को जो कलेक्ट करते थे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, किस गांव से कलेक्ट हुआ है, किस ज़मींदार ने कितना पे किया है, किया भी है या नहीं किया है, हमारी टोटल अर्निंग कितनी हो रही है, इनकम कितना हो रहा है, तो ये सब भी उसमें चल रहा था। अब यहाँ पर ज़मींदार और पीजेंट्स का क्या रोल था, ज़मींदार जो हैं वो मिडल मैन बन गए थे कंपनी और फार्मर्स के बीच में, क्योंकि फार्मर्स के पास बहुत रेयर फार्मर्स होते थे जिनके पास अच्छी इनकम होती थी, लेकिन हर फार्मर के पास ये इनकम ज़रूरी नहीं, तो ज़मींदार्स क्या हो गए वहाँ पे, वो फार्मर्स के ऊपर अपना पूरा अच्छा खासा कंट्रोल जमाते और उनसे मेहनत मजदूरी फुल करवाते और जो रेवेन्यू जनरेट होता वो ब्रिटिशर्स को देते। पीजेंट्स जो हैं, पीजेंट्स का कोई वहाँ पर कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं था, पीजेंट्स को भी हैवी से हैवी टैक्स पे करना पड़ता था। ज़मींदार जो हैं वो लालची हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे अगर किसी फार्मर ने 1000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया है तो वो 800 कंपनी को देते, 200 खुद की पॉकेट में डाल देते। ठीक है, तो अब कंपनी कहती थी कि आपको सिर्फ 800 का ही इकट्ठा करना है रेवेन्यू, लेकिन ज़मींदार लालची होने लग गए तो उन्होंने 1000 का इकट्ठा करने लग गए। वो दिखाते ब्रिटिशर्स को कि हाँ 800 ही लिए हैं, हमने 800 ही लिए हैं, लेकिन वो 200 का प्रॉफिट अपने पॉकेट में डालते, जिसकी वजह से वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हो गए थे, पॉवर्टी उन्हें फेस करनी पड़ी थी, वो डिस्ट्रेस उन्हें फेस करना पड़ा था।